अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा डिफरेंशियल एनालिसिस या रेलिवेंट कॉस्टिंग का चैप्टर चल रहा था और इसके अंदर हम गैरिसन नॉरिन ब्रीवर की मैनेजेरियल अकाउंटिंग की एडिशन 15 की बुक को यूज़ कर रहे थे और आज के लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज 12.14 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम एक केस के अंदर आइडेंटिफिकेशन करेंगे रेलिवेंट कॉस्ट की। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो क्वेश्चन में आपको कह रहा है, क्रिस्टियन लू परचेस्ड आ यूज्ड ऑटोमोबाइल फॉर $8,000। ठीक है ना, उसने यूज ऑटोमोबाइल पुरानी एक गाड़ी जो है वो ख़रीदी है $8,000 की एट द बिगिनिंग ऑफ लास्ट ईयर के शुरू में, एंड इनकर्ड द फॉलोइंग ऑपरेटिंग कॉस्ट, और उसके ऊपर ये ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकर्ड की हैं। क्या क्या? डेप्रिसिएशन है जो कि 8,000 उसकी कॉस्ट और डिवाइडेड बाय 5, तो पर ईयर का डेप्रिसिएशन $1,600 आ गया। इसका मतलब आप इस पर जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन मेथड है और इसकी सैलरी वैल्यू फ़िलहाल 0 है। इंश्योरेंस $1,200, गैरेज का रेंट $360, ऑटोमोबाइल का टैक्स और लाइसेंस की जो कॉस्ट आ रही है वो $40 की है। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो 0.14 पर माइल है। ठीक है जी, कहने द वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये जो 0.14 पर माइल है, इसकी जो कॉस्ट है इसमें क्या क्या शामिल हैं? गैसोलीन, ऑयल हो गया, टायर्स हो गए, मेंटेनेंस हो गया एंड रिपेयर वगैरह। क्रिस्टन एस्टिमेट दैट एट हर करंट रेट ऑफ यूसेज द कार विल हैव 0 रीसेल वैल्यू इन 5 ईयर। ठीक है ना, जो कि हमने ऊपर भी देखा कि उसने एस्टिमेट किया कि अगले 5 साल में इसकी कोई रीसेल वैल्यू, कोई स्क्रैप या रेजिजुअल वैल्यू नहीं है। सो द एनुअल स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन इज़ $1,600। ठीक है। द कार इज़ केप्ट इन गैराज फॉर अ मंथली फीस। ठीक है ना, गैरेज में आपका ये जो आपकी जो कार रखी जाती है, ये गाड़ी रखी जाती है, ये मंथली फ़ीस पर रखी जाती है। आगे जो रिक्वायर्ड में आपको कह रहे हैं, 3 रिक्वायर्ड कह रहे हैं, एक एक रिक्वायर्ड को मैं सॉल्व करके बताऊंगा और आप अच्छे तरीके से समझिएगा कि आपको क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। मैंने वैसे आगे भी एक्सप्लेन किया हुआ, मैं डायरेक्टली आपको केस के ऊपर ही ले जाता हूँ। सबसे पहले जो उसने ये बात बोली है कि भाई आपने क्या करना है, टू कंप्यूट द एवरेज कॉस्ट। ठीक है ना, यहाँ पर उसने, मैं दोबारा से यहाँ पर पीछे ले आता हूँ, बता देता हूँ। कह रहे हैं कि क्रिस्टन ने ड्रोव द कार 10,000 माइल लास्ट ईयर, कंप्यूट द एवरेज कॉस्ट पर माइल फॉर ओनिंग एंड ऑपरेटिंग द कार। तो क्रिस्टन ने जो पिछले साल कार चलाई है ना, वो 10,000 माइल्स चलाई है। ठीक है ना, 10,000 माइल्स चलाई है। तो आपने एवरेज कॉस्ट पर माइल, ठीक है जी, पर माइल एवरेज कॉस्ट कितनी है और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है कार की वो कितनी बनेगी, वो आपने कंप्यूट करके कैलकुलेट करके दिखानी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले पहला पार्ट कर लेते हैं। पार्ट 1 में आपको कह रहा है टू कंप्यूट द एवरेज कॉस्ट पर माइल ऑफ ओनिंग एंड ऑपरेटिंग द कार, वी नीड टू कंसिडर ऑल द रेलिवेंट कॉस्ट। हमें सारी रेलिवेंट कॉस्ट लेनी होंगी इन्वॉल्व इन द ओनरशिप, कार की ओनरशिप में, और यूसेज ऑफ व्हीकल्स। हियर हाउ वी कैलकुलेटेड, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? तो इसका फॉर्मूला है कि टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, गैरेज का रेंट, ऑटोमोबाइल टैक्स एंड लाइसेंस और वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो डेप्रिसिएशन आपका कितना आ गया, $1,600, इंश्योरेंस $1,200, गैरेज का रेंट $360, ऑटोमोबाइल टैक्स एंड लाइसेंस $14 और वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर माइल जो है 0.14 और चली कितनी है, 10,000 माइल। तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है जी, बाकी कॉस्ट एज इट इज़ आ जाएंगी, ये आ जाएगा $1,400। इन सब को अगर मैं टोटल करूँगा तो 4,600 आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब एवरेज कॉस्ट पर माइल कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल माइल्स ड्राइवन एवरेज कॉस्ट पर माइल। ठीक है ना, ये फॉर्मूला, इसको मैं वो करना भूल गया, समझे कि एवरेज कॉस्ट यहाँ से नेक्स्ट स्टेप है। तो एवरेज कॉस्ट पर माइल कैसे आ जाएगी, 4,600 टोटल कॉस्ट और 10,000 माइल्स आपके, जो माइल्स आपने ड्राइव किए हैं क्रिस्टन ने, तो डिवाइड किया तो 0.46 पर माइल की आपकी एवरेज कॉस्ट आ जाती है। देयरफॉर द एवरेज कॉस्ट पर माइल ऑफ ओनिंग एंड ऑपरेटिंग द कार इज़ $0.46। ठीक है जी, तो ये आपका पहला पार्ट था जो कि कंप्लीट हो गया। सेकंड में आपको कह रहे हैं, क्रिस्टन इज़ अनश्योर अबाउट वेदर शी शुड यूज़ हर ओन कार और rent a car to go on an extended cross country trip for 2 weeks
ड्यूरिंग स्प्रिंग ब्रेक व्हाट कॉस्ट अबव आर रेलिवेंट इन दिस डिसीजन एक्सप्लेन। ठीक है ना, कह रहे हैं कि ये जो क्रिस्टन है ये अनश्योर है किसके हवाले से कि इसको ये जो इसकी अपनी कार है जो इसने ख़रीदी थी क्या ये यूज़ करनी चाहिए या कोई कार रेंट पे ले लेनी चाहिए। क्यों भाई? उसकी वजह आप ये कह रहे हैं कि ये क्रॉस कंट्री ट्रिप के ऊपर जा रही है 2 हफ्तों के लिए स्प्रिंग ब्रेक के अंदर। ठीक है ना, तो उस ट्रिप पर जा रही है तो उस ट्रिप पर जाने के लिए क्या वो ये अपनी पुरानी कार ही इस्तेमाल करें या कोई दूसरी कार या अच्छी कार रेंट पर ले लें। तो कह रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी कॉस्ट जो हैं वो रेलिवेंट होंगी इस डिसीजन में, आपने एक्सप्लेन करना है। तो सेकंड पार्ट आपका ये रहा कि रेलिवेंट कॉस्ट फॉर डिसाइडिंग टू यूज़ हर ओन कार और रेंट आ कार फॉर एन एक्सटेंडेड क्रॉस कंट्री ट्रिप के लिए। ठीक है जी, तो फॉर द डिसीजन ऑफ यूजिंग हर ओन कार और रेंटिंग अ कार फॉर द ट्रिप, क्रिस्टन को ये डिसीजन लेने के लिए कि उसको अपनी पुरानी कार यूज़ करनी चाहिए या रेंट पे कार लेनी चाहिए, तो उसको क्या कंसीडर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उसकी तमाम वेरिएबल कॉस्ट जो ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं वो देखनी पड़ेंगी, कंसीडर करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो तमाम की तमाम प्राइमरी रेलिवेंट कॉस्ट हैं, जिसके अंदर क्या क्या शामिल था। गैसोलीन, अपनी कार अगर वो लेके जाता है तो भाई गैसोलीन का खर्चा आएगा, ऑयल का खर्चा आएगा, टायर्स को देखना पड़ेगा रास्ते में, जैसे कि अगर टायर की हवा कम हो जाती है या किसी वजह से टायर फट जाता है तो उसके ऊपर उसकी कॉस्ट आनी है। फिर उसको मेंटेनेंस भी करेगा, उसकी 2 हफ्ते के अंदर उसकी कोई चीज़ टूट फूट जाती है तो उसके रिपेयर का खर्चा भी आ जाएगा। सो विच वुड बी इनकर ड्यूरिंग द ट्रिप के दौरान ये खर्चे हो सकते हैं। सिंस शी विल बी ड्राइविंग मोर देन हर यूजुअल एनुअल माइलेज, तो वो अपने एनुअल माइलेज से ज़्यादा ही ड्राइव करेगी इस क्रॉस कंट्री के ट्रिप में, क्योंकि पूरे मुल्क की तरफ इसने ट्रिप लेना है। तो जो वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी वो उसी के अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ हो रही होगी। ठीक है ना, कि जितना ज़्यादा सफ़र उतना ज़्यादा इसकी कॉस्ट। अदर कॉस्ट, दूसरी जो कॉस्ट हैं जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, इंश्योरेंस हो गई, गैरेज का रेंट हो गया और ऑटोमोबाइल टैक्स या लाइसेंस फ़ीस वगैरह हो गया, ये तो फिक्स कॉस्ट हैं और ये तो ट्रिप की वजह से चेंज होनी नहीं है, इनका तो इनकर्ड होना ज़रूरी है, इसलिए दे आर नॉट रेलिवेंट इन दिस डिसीजन। ये इस डिसीजन के अंदर रेलिवेंट नहीं होगी। बाकी जो कॉस्ट हैं जैसे कि गैसोलीन, ऑयल, टायर मेंटेनेंस और रिपेयर वगैरह, ये इसकी क्या होंगी, रेलिवेंट कॉस्ट होंगी। ठीक है जी, तो अगर रेंट के ऊपर ये कार ले लेती है तो ये इसका अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि उसके ऊपर इसको खर्चा कम पड़ेगा। ठीक है ना, अगर कंपेयर करवाती है तो। उसके बाद थर्ड पार्ट में आपको क्या कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि क्रिस्टन इज़ थिंकिंग, क्या सोच रही है, बाइंग एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट कार, एक महंगी स्पोर्ट कार ख़रीदने के चक्कर में, टू रिप्लेस द कार, पुरानी कार को रिप्लेस करने के लिए। ठीक है ना, जो कि उसने लास्ट ईयर ख़रीदी थी। शी वुड ड्राइव द सेम नंबर ऑफ माइल रिगार्डलेस ऑफ विच कार शी ऑन्स एंड वुड रेंट द सेम पार्किंग स्पेस। ठीक है ना, तो कह रहे हैं कि वो सेम नंबर ऑफ माइल्स चलाएगी और जो कि उसने ऑन की है, और गैरेज का रेंट भी सेम इतना ही वो पे करेगी। तो आगे वो क्या कह रहा है कि द स्पोर्ट्स कार वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट वुड बी रफली द सेम एज द वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ हर ओल्ड कार। ठीक है ना, तो कह रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स कार वो ख़रीदेगी उसकी भी वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट जो इसकी ऊपर थी पर माइल 0.14, इसकी भी सेम पुरानी वाली ही रहेगी। जबकि हाउएवर हर इंश्योरेंस, उसकी इंश्योरेंस और ऑटोमोबाइल टैक्स और लाइसेंस कॉस्ट वुड गो अप। जाहिर सी बात है, नई कार है उसकी नई ज़्यादा कॉस्ट होगी तो इंश्योरेंस भी ज़्यादा होगी। अच्छा, नई कार है तो उसका टैक्स और उसकी लाइसेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। तो कह रहे हैं कि व्हाट कॉस्ट आर रेलिवेंट इन एस्टिमेटिंग द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ओनिंग द मोर एक्सपेंसिव कार, एक्सप्लेन। तो आपने ये एक्सप्लेन करना है कि कौन सी रेलिवेंट कॉस्ट ये जो नई एक्सपेंसिव कार ख़रीदेगी उसमें, क्योंकि इंक्रीमेंटल कॉस्ट तो है, कॉस्ट तो बढ़ेगी। ठीक है ना, परचेजिंग कॉस्ट ही उसकी ज़्यादा होगी, तो इसमें कौन कौन सी जो कॉस्ट हैं वो रेलिवेंट होंगी। सो थर्ड पार्ट हमारे सामने ये रहा, उसमें आपको कह रहे हैं कि वही बात लिखी हुई कि रेलिवेंट कॉस्ट जो एस्टिमेट होंगी इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ओनिंग द एक्सपेंसिव कार। इस सिनेरियो में तो क्रिस्टन को कंसिडर करना पड़ेगा कि बाइंग अ मोर एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार टू रिप्लेस हर करंट कार। ठीक है ना, करंट कार को रिप्लेस कर रही है और न्यू एक्सपेंसिव कार क्या कर रही है, ख़रीद रही है। तो द रेलिवेंट कॉस्ट जो इसके लिए एस्टिमेट होगी इंक्रीमेंटल कॉस्ट के अंदर नई कार को ख़रीदने के लिए या महंगी कार को ख़रीदने के लिए, वो क्या होगी, सबसे पहले वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट होंगी। जैसे कि उसने मेंशन किया हुआ था कि द वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द न्यू स्पोर्ट कार आर रफली द सेम एज द वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है ना, उस जैसी होंगी, इसका मतलब ये तो रेलिवेंट है हर ओल्ड कार। सो दीज कॉस्ट वुड बी रिमेन कंसिस्टेंट या कॉन्स्टेंट कह लें, ये तो सेम रहेंगी। ठीक है ना, इनका तो होना
है। इंश्योरेंस दूसरा पार्ट, तो स्पोर्ट कार ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, पहले ही बता चुका। तो इंश्योरेंस कॉस्ट भी उसी तरीके से उसकी वजह से कार की हाई वैल्यू होने की वजह से इंक्रीज़ होगी। तो ये जो इंक्रीज़ है इंश्योरेंस कॉस्ट में, तो ये उसके लिए रेलेवेंट हो जाएगा। ठीक हो गया। तीसरी बात है ऑटोमोबाइल टैक्स और लाइसेंस की। तो इसी तरीके से महंगी कार है तो टैक्स और लाइसेंस की जो कॉस्ट है वो भी उसकी हाई वैल्यू की बेस के ऊपर ज़्यादा चार्ज की जाएगी, तो ये भी इसके लिए रेलेवेंट कॉस्ट होगी। चौथा पार्ट है इसका डेप्रिसिएशन। तो क्रिस्टन एक्सपेक्ट क्या कर रहा है कि द स्पोर्ट कार टू हैव ज़ीरो रीसेल वैल्यू। ठीक है ना, पुरानी वाली का भी यही था, आफ्टर 5 ईयर कोई रीसेल वैल्यू नहीं है, ज़ीरो सेल्वेज वैल्यू है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन जो होगा स्पोर्ट कार का वो स्ट्रेट लाइन मेथड से होगा, तो वो भी इसके लिए रेलेवेंट होगा। तो दिस कॉस्ट अकाउंट फॉर द डिक्रीज इन द कार्स वैल्यू ओवर टाइम। क्यों? क्योंकि इससे कार की वैल्यू में ओवर द टाइम डिक्रीज आ रहा होगा। तो उसके अलावा भी अदर कॉस्ट जैसे कि गैरेज का रेंट वो देगा, उसके ऊपर माइलेज जो चलाएगा वो भी रिमेन कांस्टेंट रहेगा बिटवीन द टू कार्स ऑप्शन, जो कि उसने पहले ही मेंशन कर दिया था। सो दे आर नॉट रेलिवेंट इन एस्टिमेटिंग द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ओनिंग द मोर एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार। जो स्पोर्ट्स कार आपने एक्सपेंसिव वाली ख़रीदनी है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने में ये जो माइलेज की कॉस्ट और गैरेज रेंट की कॉस्ट है वो रेलिवेंट नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि सेम उसी रेंट पर वो देगा और उतनी ही माइल एज का उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएगा, तो ये कांस्टेंट रहेगा। इट मीन्स कि ये उसके लिए रेलिवेंट नहीं होगा। सो आई होप कि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस में बच्चे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जिनमें कंप्यूटेशंस कम हो और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ज़्यादा पूछा गया हो। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अगर इसमें आपको कोई भी बात नहीं समझ में आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।